गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज हम रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जो स्टैटिस्टिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए भी प्रॉफिटेबल होगा। और इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके अंदर स्टैटिस्टिकल जो पोर्शन होता है उसमें ये टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हमें बात करते हैं हम कोरिलेशन की। ठीक है, इससे पहले का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था? कोरिलेशन था। ठीक है, कोरिलेशन, इसमें हम क्या पढ़ते थे? कोरिलेशन में हम पढ़ते थे कि यहाँ पर दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कम से कम दो वेरिएबल होते हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये दो वेरिएबल होते हैं। ये दोनों वेरिएबल के जितने भी डाटा दिए होंगे, ये डाटा एक दूसरे से कितना नज़दीक है, कितना पास है, इस चीज़ की हम जानकारी जो है कोरिलेशन में पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन रिग्रेशन इक्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं? कैजुअल जो है रिलेशनशिप, उसके बारे में बात करते हैं। कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। देखिए, रिग्रेशन जो वर्ड है, रिग्रेशन वर्ड हमारा जो है वो उसका हिंदी में मतलब होता है प्रतीपगमन, जिसको कहते हैं। ठीक है, कोरिलेशन की तरह यहाँ पर भी दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? हम मान लेते हैं एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। ये दो वेरिएबल हम मान लेते हैं। इनमें से एक को हम क्या मानते हैं? एक को डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं और दूसरे को क्या मानते हैं? इंडिपेंडेंट। यहाँ पर दो वेरिएबल लेते हैं, दोनों में से एक x ले लिया मान लो हमने और एक y ले लिया, और एक जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं हम, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं। सबसे पहले जो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट था वो दिया था सर फ्रांसिस गाल्टन ने। कब दिया था? 1877 में। ठीक है, 1877 में दिया। और इस रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में जो सर फ्रांसिस गाल्टन थे, उन्होंने ये बोला कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल, इन दोनों में से एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल अगर है तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? दूसरा जो हमारा y वेरिएबल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन का यूज हम क्यों करते हैं? इसका यूज हम करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। कैसी प्रेडिक्शन, उसके बारे में देखते हैं, बात करते हैं अभी कि ये प्रेडिक्शन के बारे में बात करता है। यानी कि हमारे पास कोई भी एक ज्ञात वैल्यू है, यानी एक हमारे पास वेरिएबल है और उसकी हेल्प से हम किसी दूसरे वेरिएबल का पता करना चाहते हैं, तो वो पता कर सकते हैं किसकी हेल्प से? रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, चलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है, कैसे उसको सॉल्व करना है आपने, कितने इसके तरीके होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली मैं एक कंपनी के डाटा ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर किसी भी कंपनी के डाटा ले रहा हूँ। यहाँ पर एक मैंने ले लिया एडवर्टाइजमेंट और दूसरा मैंने ले लिया सेल्स। ठीक है, ये दो डाटा मैंने ले लिए, यहाँ पर दो वेरिएबल ये ले लिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी जो है वो 100 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट करती है तो उसको 500 करोड़ रुपए की सेल प्राप्त हो जाती है। अगर कोई भी फर्म है वो 100 करोड़ रुपए अगर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट खर्च करती है तो उसके बदले में उसको क्या मिलता है? उसके जो उसकी सेल्स है उसकी फर्म के प्रोडक्ट की, वो 500 करोड़ रुपए हो जाती है। उसी तरीके से जब ये 80 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट करता है तो ये 460 करोड़ रुपए की आउटपुट मिल जाती है। इसी प्रकार अगर ये 90 करोड़ रुपए की
जो है एडवर्टाइजमेंट करता है, तो यहाँ पर इतना हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हमने ईयर लिए हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर 100 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट की गई, तो हमें सेल्स कितनी हुई? 500 करोड़। सेकेंड ईयर के अंदर क्या हुआ? उस फर्म ने क्या किया? 80 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट की और उसके बदले में उसको क्या हुआ? 460 करोड़ जो है वो सेल्स हुई उसकी। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट थर्ड ईयर में उसने क्या किया? 90 करोड़ किया, तो उसके बदले में उसे इतना हो गया। इस तरीके से प्रोसेस चलती रहती है, कंपनी का डाटा है। अब मान लो कोई फर्म कहती है कि मुझे 600 करोड़ रुपए की सेल्स करनी है। कोई फर्म ये चाहती है कि मेरे प्रोडक्ट की जो सेल है वो 600 करोड़ रुपए हो जाए, तो मुझे कितनी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी? ये फोर्थ ईयर की सिचुएशन में वो सोचता है कि चौथे साल में वो 600 करोड़ रुपए की सेल प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कितना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, कितना पैसा उसे एडवर्टाइजमेंट पर लगाना पड़ेगा। दूसरे तरीके से देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर 120 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च करता है, ठीक है, तो उसकी एस्टिमेटेड सेल कितनी होगी? ठीक है, कि अगर वो 120 करोड़ रुपए किस पर खर्च करे? एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करे, तो जो सेल्स है वो कितनी होगी? इन दोनों ही चीजों को हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। ठीक है, देखिए कैसे। सबसे पहले हमारे को बात करनी है, एक जनरल सी एक ट्रिक बता देता हूं आपको, कि जो भी वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना होता है वो डिपेंड करता है दूसरी चीज के ऊपर, दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे को एडवर्टाइजमेंट फाइंड आउट करनी है, तो एडवर्टाइजमेंट डिपेंड किस पे कर रही है? सेल्स पर कर रही है। अगर 600 करोड़ रुपए की सेल होगी तो कितना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा हमारे को? अगर 600 करोड़ रुपए की सेल हम चाहते हैं तो कितना एडवर्टाइजमेंट हमें करना पड़ेगा? तो कहने का मतलब कि जो भी वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो भी वेरिएबल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वो क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है दूसरी चीज के ऊपर। देखिए चलो पहले यहाँ पर जो फोर्थ ईयर के डाटा है इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें रिग्रेशन इक्वेशन बनानी पड़ती है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या है? एडवर्टाइजमेंट डिपेंड ऑन सेल। एडवर्टाइजमेंट डिपेंड कर रही है ना सेल के ऊपर। अभी हमने बात की कि जो वेरिएबल हमें फाइंड आउट करना होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? दूसरे वेरिएबल के ऊपर जो हमारे को गिवन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कैसे कि एडवर्टाइजमेंट डिपेंड्स ऑन सेल्स। ठीक है, कि एडवर्टाइजमेंट जो है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? सेल के ऊपर। अब हम मान लेते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को मान लेते हैं हम एक्स वेरिएबल और सेल्स को मान लेते हैं वाई वेरिएबल। ठीक है, एक्स को मान लेते हैं, सॉरी, एडवर्टाइजमेंट को मान लेते हैं एक्स वेरिएबल और सेल्स को मान लेते हैं वाई वेरिएबल। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? हम इसको कर सकते हैं कि एक्स डिपेंड्स ऑन वाई, क्योंकि सेल्स को हमने क्या माना? वाई माना, एडवर्टाइजमेंट को क्या माना? एक्स माना। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद में देखिए, इसको अगर और शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे? एक्स ऑन वाई। रिग्रेशन इक्वेशन में हमें दो रिग्रेशन इक्वेशन बनानी पड़ती है। रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनाते हैं वही हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, ये सारा प्रोसेस रिग्रेशन इक्वेशन कैसे बनती है, आपको बुक के अंदर वो एक फॉर्मूला मिलेगा, रिग्रेशन इक्वेशन बनी होगी, तो वहां पर ये नहीं बताया गया होगा आपको कि जो ये रिग्रेशन इक्वेशन है वो बनी कैसे। ठीक है ना, तो हम इसको फॉर्मुलेट कर रहे हैं इस इक्वेशन को। ठीक है, अब इस एक्स ऑन वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? बी एक्स वाई। ठीक है, लिख दिया। यहां पर
राइट साइड में y है तो यहाँ क्या लिख दिया, y माइनस y मीन लिख दिया, इज इक्वल टू में लिखा, इस साइड में x है, लेफ्ट साइड में x है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x माइनस x मीन। ठीक है, ये एक रिग्रेशन इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्या बन गई, एक रिग्रेशन इक्वेशन बन गई। ये आपको पता है मीन कैसे निकलता है, मीन निकलता है समेशन x अपॉन n इज इक्वल टू x बार, यही पढ़ा था हमने। और y का मीन अगर निकालें, इसका मीन निकालें तो कैसे निकलेगा, समेशन y अपॉन n इज इक्वल टू y बार। ठीक है, ये मीन निकालने के जनरल से फॉर्मूले हैं, वो यहाँ हमारे को पुट करने पड़ेंगे। यहाँ पर पुट कर देंगे y का मीन, यहाँ पर पुट कर देंगे x का मीन। ठीक है, बाकी क्या बचा, एक x बच गया, एक y बच गया और एक ये बच गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है, जो ये bxy है इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। क्या बोलते हैं इस bxy को, क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, x ऑन y बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इस इक्वेशन को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो y की वैल्यू, y जो y मीन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ये दोनों इस तरीके से हो जाएगी, आपको पता है। फिर इसके बाद में ये बचता है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं, ये हमारी पहली कंडीशन थी ना, ये पहली कंडीशन थी। अब इसकी बात करते हैं जो 5th ईयर है, 5वें साल के अंदर एक फर्म जो है वो 120 करोड़ रुपए का जो है एडवर्टाइजमेंट करती है और उसकी एस्टीमेट सेल कितनी होगी वो हमें पता कैसे करेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन की हेल्प से पता करेंगे। तो उसके लिए हम इक्वेशन बनाते हैं एक बार यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए इक्वेशन बनाते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही साथ लिखते रहा करो। ठीक है, ये लिख लो इतना। फिर इसके बाद में एक चीज और आएगी इसमें, ये जो इक्वेशन है x डिपेंड ऑन y, x ऑन y की जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, रिड्यूस करेंगे जब इस इक्वेशन को, तो ये किस फॉर्म में होगी, यानी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x। इसका मतलब क्या होता है, सिंपली रिड्यूस कैसे करें हम इक्वेशन को कि ये x फ्रॉम x हो जाए। तो उसका मतलब क्या होता है, देखिए कि जब भी इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो एक तरफ x को ले लेंगे और बाकी सारे वेरिएबल और जो वैल्यूज है वो दूसरी साइड ले लेंगे। इस फॉर्मेट में इस इक्वेशन को हमने रखना है। ठीक है, ये बात यहाँ तक क्लियर है कि सबसे पहले हमने 4th ईयर की बात की कि कोई सेल जो है, कोई कंपनी जो है वो 600 करोड़ रुपए की सेल चाहती है और कितना एडवर्टाइजमेंट करना होगा उसे ये जानना चाहती है, तो उसके लिए हमने इक्वेशन बनाई है। ठीक है, यहाँ पर जो वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, गिवन वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, 2 वेरिएबल है यहाँ पर x और y। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट डिपेंड ऑन सेल था, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना था, एडवर्टाइजमेंट फाइंड आउट करना था। इसलिए जो चीज़ हम जानना चाहते हैं वो डिपेंड करती है दूसरी चीज़ के ऊपर जो हमें गिवन है। इसके बाद में इसको सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन के अंदर, और इस x ऑन y को हमने कैसे लिख दिया, bxy, y लास्ट में है, राइट हैंड साइड y है, तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड में ये लिख दिया y माइनस y मीन लिख दिया, और x इस साइड है तो x माइनस x मीन हमने लिख दिया। अब x मीन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में y मीन की वैल्यू को कंप्यूट करेंगे, और bxy जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y है, इसको हम क्या करेंगे,
कंप्यूट करेंगे, इसकी वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे। इसको जानने के 3 फॉर्मूले होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ इसी वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप ना कर पाओ, ठीक है। अगर ये प्रोसेस आप सारी सीख लेते हो, ध्यान से इसको देखते हो, तो ये मेरा वादा है, मेरी गारंटी है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप रिग्रेशन इक्वेशन का ना कर पाओ। और ये जो चैप्टर है ये 22 मार्क्स का आता है बीए फाइनल ईयर के पेपर में। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिग्रेशन इक्वेशन में, और जरूर पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए, एक इक्वेशन हमने सिंप्लीफाई कर ली, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन को। यहां पर मैं एक बार लिख देता हूं जो इक्वेशन हमने बनाई थी। क्या बनाई थी? बी एक्स वाई वाई माइनस वाई मीन और एक्स माइनस एक्स मीन, ये इक्वेशन हमने बनाई, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज, अब इसकी बात करते हैं। यहां पर क्या है, सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल फाइंड आउट करना होता है वो डिपेंड करता है दूसरे के ऊपर। तो यहां पर क्या है, सेल्स डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ठीक है। सेल्स डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे लिखेंगे, सेल्स क्या है, वाई है, तो वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो वाई ऑन एक्स, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे, बी वाई एक्स, एक्स राइट साइड है तो यहाँ क्या लिख देंगे, एक्स माइनस एक्स, एक्स मीन लिख देंगे। फिर इसके बाद में देखिए लेफ्ट साइड में वाई है लेफ्ट साइड में, तो इसको क्या लिखेंगे, वाई माइनस वाई मीन लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर भी वही वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, वाई मीन एक्स मीन और बी वाई एक्स। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है, रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ, देखिए दिस इक्वेशन, ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद की बात कर रहा हूँ। जब यहाँ पर हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में सोल्व होगी, तो दिस इक्वेशन simply reduce in the form of y, यानी इस इक्वेशन में जब सारी वैल्यू पुट कर लेंगे तो उसको हमने कैसे लिखना है, y के इक्वल टू में लिखना है। समझ आ गया यहाँ तक? अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार। एक इक्वेशन हमारी ये बनी थी, दूसरी इक्वेशन क्या बनी थी, बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, ये इक्वेशन बनी थी। हमने मीन को कंप्यूट कर लिया, ठीक है। कंप्यूट करना है इसको, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला फार्मूला देखते हैं, बी एक्स वाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में एन समेशन वाई का स्क्वायर, यानी जो वेरिएबल बाद में आता है ना उसको हम नीचे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं हमेशा, ठीक है।
माइनस यहाँ पर क्या होगा, समेशन y का होल स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन इतनी हमारी, ठीक है। इसके बाद में देखिए ठीक है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद में इसी तरह से बी वाई एक्स को भी निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा, एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई। नीचे वाला चेंज होगा, मैंने बताया कि लास्ट में जो चीज़ है वो कहाँ आती है, नीचे, यानी कि एन समेशन एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि वो फॉर्मूले से हम किस प्रकार के क्वेश्चन दिए होंगे, कौन सा फॉर्मूला कौन से क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ये हम सारी बात करेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा फॉर्मूला, देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला देखिए, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, बी एक्स वाई का अगर निकालें तो r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। y कहाँ, यहाँ y बाद में है तो y को कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से b y x अगर हम निकालते हैं तो r इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, लास्ट में x है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये दो फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा हमारे पास एक फॉर्मूला और भी होता है कि जिसको अगर क्वेश्चन के अंदर कोवेरिएंस दिया हो तो हमें क्या करना होगा। देखिए सबसे पहले दूसरा मेथड था, तीसरा मेथड हम बात करते हैं, कौन सा है कि बी वाई एक्स कैसे निकालेंगे, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाद में है ना, तो x का स्क्वायर, फॉर्मूला हो गया। दूसरा बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई, और अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई बाद में है तो वाई का स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको, मुझे आशा है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस तरह की और भी वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हो, उस टॉपिक पर मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इन तीनों मेथड के ऊपर क्वेश्चन करने की, कि कौन सा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में तो उसको हम कैसे सोल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला उस क्वेश्चन है उसके अंदर लगाते हैं। थैंक यू।